Let us not pray to be sheltered from dangers, but to be fearless when facing them. Excuse me. You chose to be a very right choice. Prasanji, hi. I'll leave. मुझे आर्टिकल कंप्लीट करना है. इतनी जल्दी क्या है? अभी तो पार्टी शुरू ही हुई है. आई नो, लेकिन कल की डेडलाइन है. खाना तो खा के जाओ. अगर ऐसी चलेगी तो अशोक बुरा मान जाएगा. ओके. अशोक, You look beautiful. तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम कितनी खूबसूरत हो. अशोक, what do you think you're doing? तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो. किसी औरत के ना कहने पर भी अगर कोई पुरुष उस पर जबरदस्ती करे, उसकी ना को सुनकर भी अनसुना कर दे, और वो पुरुष अगर ऑफिस का कोई सीनियर हो, तब 1997 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की गई विशाखा गाइडलाइंस के अनुसार किसी भी कार्यस्थल यानी कि वर्क प्लेस पर जहां औरतें काम करती हैं, वहां सेक्सुअल हैरेसमेंट सेल बनाना वैधानिक रूप से अनिवार्य है. जून 2002 में जब नम्रता दास ने एक प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर में नौकरी ज्वाइन की, तब उसने कोई दस्तक नहीं सुनी थी कि उसे वहां पर किस हालात से गुजरना होगा. कृष्णा, जल्दी से अपना दूध खत्म करो, पापा के तैयार होने से पहले. कृष्णा बेटा, चलो, पापा इज रेडी. कैसा आज? मैं अप्लाई करने जाऊँ ना? तुम फिर से सोचने लग गई. कितने दिनों से तुम्हें कह रहा हूँ, स्टार्ट वर्किंग. अपना टैलेंट वेस्ट मत करो. कृष्णा के लिए तुमने 5 साल तक काम छोड़ा, लेकिन अब जरूरी तो नहीं है ना कि तुम घर पर बैठो. और मैडम, जर्नलिज्म में डॉक्टरेट इसलिए किया था क्या कि घर पर बैठी रहो. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. ऑल द बेस्ट मम्मा. थैंक यू बेटा. चलो चलो चलो, देर हो जाएगी. चलो बाय बाय. चल 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 चल. यहाँ से लेफ्ट लीजिए. नम्रता दास, हाँ? सुमित सर आपसे मिलेंगे. या. सर, नम्रता दास. जर्नलिज्म में पीएचडी किया है आपने? जी. एक्सपीरियंस भी है? जी, मेरी बेटी के बाद मैंने 5 साल का ब्रेक लिया था. अब वो बड़ी हो गई है, 5 साल की हो गई है, तो सोचा वापस काम शुरू कर दूँ. गुड, वेरी गुड. देखिए, हमारे यहाँ सीनियर रिपोर्टर्स की ज़रूरत है. मैं आपका रिज्यूम हमारे ब्यूरो चीफ अशोक पुरोहित को फॉरवर्ड करता हूँ और उनका ओपिनियन लेकर मैं आपको कॉल करूँगा.
ओके, थैंक यू। वेलकम। ये कंप्लीट करो, मैं आती हूँ। 3 हेलो। नम्रता, सुमित दत्ता हियर फ्रॉम अवेकन। ओह हाय सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन। हमारे ब्यूरो चीफ अशोक पुरोहित आपसे मिलना चाहते हैं। ओके, लेकिन कब मिलना है? अभी आ जाओ। सर अभी, आई एम सो सॉरी सर, एक्चुअली अभी नहीं आ सकती। मेरी बेटी अभी स्कूल से आई है, उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं कल आ जाऊँ? ठीक है, मैं अशोक से बात करता हूँ, देखता हूँ कि कल वो फ्री है या नहीं। थैंक यू सर। अरे वाह, इतनी जल्दी सॉल्व कर लिया। तुम तो अच्छी हो मैथ्स में, ऐसे ही नाटक करती हो। मम्मा आई डोंट लाइक टू स्टडी अलोन। ओह मेरा बच्चा। अच्छा चलो, मम्मा करवाएगी स्टेप। ओके, ये वाला कर लो। ये करेंगे, ये कंप्लीट करो। हेलो, नम्रता दास। या स्पीकिंग। हाय नम्रता, दिस इज अशोक, ब्यूरो चीफ अवेकन। ओह हाय मिस्टर अशोक, गुड आफ्टरनून। नो मिस्टर, ओनली अशोक। ओके। ओके। नम्रता, तुम्हारा सीवी देखा मैंने, बहुत ही इंप्रेसिव है और मैं आज ही तुमसे मिलना चाहता हूँ। आज एक्चुअली आज नहीं हो पाएगा, मेरी बेटी अभी। हाँ, सुमित ने मुझे बताया कि तुम्हारी बेटी अभी अभी घर लौटी है, तो एक काम करो ना, उसे भी साथ ले आओ। अरे देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। अब अगर एक दिन देर से मिलूंगा तो क्या पता कोई दूसरा मीडिया ग्रुप तुम्हें एम्प्लॉय कर ले, और ये मौका मैं किसी और को देना नहीं चाहता। ओके, आई कम। कृष्णा मैम, मम्मा के साथ चलना है? यस। ओके। कृष्णा, यहाँ चुपचाप बैठ के ड्राइंग करना। हाँ, दीदी को डिस्टर्ब नहीं करना। मम्मा अब भी इंटरव्यू देकर है। ओके। May I come in, sir? यस प्लीज कम इन। तुम्हारी बेटी नहीं आई? आई है, वो रिसेप्शन पे है। क्यों, उसे अंदर क्यों नहीं लाई? यहाँ? नम्रता जी, ये अवेकन है और यहाँ पे वी ऑल वर्क लाइक अ फैमिली। प्लीज बुलाइए उसे। बहुत ही प्यारी बच्ची है, बिल्कुल तुम पे गई है। थैंक्स। ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट। कब से ज्वाइन करना चाहोगी? रियली? तुमसे कहा था मैंने, अब कोई और न्यूज़पेपर तुम्हें एम्प्लॉय कर ले, ये मौका मैं किसी और को देना नहीं चाहता। एक काम करते हैं, तुम कल ही से ज्वाइन कर लो। मुझे बस 1 वीक का टाइम चाहिए होगा, मुझे इसके लिए क्रश ढूंढना है। 1 वीक मतलब 15 जून से तुम ज्वाइन करना चाहती हो? हाँ। ओके। थैंक यू सो मच। वेलकम टू अवेकन। थैंक यू। मैं स्कूल से कृष्णा को क्रैश में ड्रॉप कर दूंगी। मेरी ऑफिस से 10 मिनट पर ही है, लेकिन तुम शाम को 6 बजे इसे पिक जरूर कर लेना। जो हुकुम सीनियर रिपोर्टर अवेकन। अच्छा कृष्णा, अभी कल शाम से पापा ही रहेंगे तुम्हारे साथ। ओके, पर आइसक्रीम? ओके, पर सिर्फ कल, रोज रोज नहीं। पापा और पिज्जा? क्या हूँ? नहीं, नो पिज्जा, नो बर्गर, नो जंक फूड एट ऑल। ओके यस मम्मा। प्लीज, किस बात के लिए? भाई एक बर्गर ले लेंगे, हाफ बर्गर खा अगले वीक से ज्वाइन कर रही हूँ, 15 जून से। गुड गुड गुड, वेरी गुड।
नम्रता, ये सैलरी कम नहीं लगती? संजीव दा, पूरे 5 साल के बाद काम कर रही हूँ मैं, वो भी अवेकन जैसे बड़े न्यूज़पेपर में। अब आप ही देखो, काम किसी और न्यूज़पेपर के लिए करते हैं, बट पढ़ते तो अवेकन हो। एक अच्छे रिपोर्टर को सब कुछ पढ़ना होता है, हर अखबार, हर जानकारी पर नजर रखना होता है, खबर को हर एंगल से समझना होता है। वेद व्यास ने महाभारत लिखते समय गणेश जी को सामने बिठाकर क्या कहा था तुम्हें पता है ना? नहीं, कि मेरे बोलने की गति से लिखो और मैं जो कुछ भी कह रहा हूं उसका एक एक शब्द समझकर, समझी? समझकर, जानकर, समझा कर लिखो। संजीव दा, आपसे जब भी मिलती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपसे मिलकर मैं एकदम इंस्पायर्ड हो जाती हूँ। मैं भी, और इसीलिए तो हम लोग मिलते हैं और कॉफी पीते हैं। हाय, नितिन कुमार। हाय, नम्रता दास। राकेश नम्रता। ही इज तुषार। हाय, नम्रता। भूपेश। नम्रता। शी इज किरण। हाय किरण। नम्रता। एंड ये अरुणिमा धार। हाय अरुणिमा। नम्रता। वेलकम। मैडम जी, अशोक सर बुला रहे हैं। हाँ, जाती हूँ। But you've gone through a CV. Brilliant. May I come in? There she is. नम्रता, प्लीज कम इन। नम्रता, ये है प्रसन्नजीत। Hello. हाय। नम्रता, प्रसन्नजीत हमारे न्यूज इंचार्ज हैं। तुम्हारे आर्टिकल्स सबसे पहले इनके पास जाएंगे, ओके। उसके बाद मेरे पास आएंगे और मेरे अप्रूवल के बाद हमारे एडिट कोऑर्डिनेटर मिस्टर आशुतोष जैन के पास जाएंगे। ओके। प्रसन्नजीत एक्सट्रीमली ब्राइट, 12 से भी ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस है, और तो और इन्होंने जर्नलिज्म में पीएचडी की हुई है। नम्रता, वी आर वेरी प्राउड टू हैव यू हियर, सो वेलकम टू अवेकन फैमिली। थैंक यू सो मच। नम्रता, व्हाट एन आर्टिकल, सुपर्ब। एक भी लाइन चेंज नहीं होगी। इनफैक्ट तुम्हारी बाय लाइन, उसे तो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू अशोक। नो, गुड, वेरी गुड जॉब, कीप इट अप। ऐसा नहीं था कि अवेकन मेरा पहला जॉब था। 12 साल से इस फील्ड में हूँ मैं। प्रोफेशनल लिमिट्स क्या होते हैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ। मिसेस नम्रता दास, ये सब तब से हो रहा है जब से आपने अवेकन ज्वाइन किया है, राइट? हाँ, लेकिन ये अब समझ में आ रहा है। पहले दिन के शेक हैंड से लेकर आगे भी, कहीं भी, किसी के भी सामने ही यूज्ड टू गेट फिजिकल। क्या नम्रता, मैं जब भी तुम्हें देखता हूं तुम सिर्फ काम कर रही होती हो। काम के अलावा तुम्हें और कुछ सोचता ही नहीं है क्या? एक ब्रेकिंग न्यूज़ पे काम कर रही हूँ। तुम्हारा हर आर्टिकल एक ब्रेकिंग न्यूज ही तो होता है। देखो, काम करना जरूरी है, लेकिन काम के साथ साथ अपना ख्याल रखना भी तो बहुत जरूरी है ना। अब सिर्फ काम ही करती रहोगी तो सेहत खराब नहीं हो जाएगी। इसीलिए जितना हो सके अपनी सेहत का ख्याल रखो। ओके। अच्छा नम्रता, एक बात और, मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी जूनियर रिपोर्टर्स हैं उन सभी को तुम ट्रेन करो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि वो तुमसे कितना कुछ सीख सकते हैं। करोगी ना? या श्योर? श्योर। थैंक यू। समझ भी नहीं आता था ये आदमी ऐसा क्यों कर रहा है। इतनी सीनियर पोजीशन का आदमी, प्रोफेशनल एथिक्स क्या होते हैं ये पता नहीं होगा उसे। बस छूने का मौका ढूंढता रहता था हर वक्त।
मुझे महसूस होने लगा था कि ये छूना नेचुरल नहीं है। वो अच्छी तरह से जानता था कि वो क्या कर रहा है। आई फेल्ट सो अनकंफर्टेबल। मैंने ऑफिस में साड़ी पहनना बंद कर दिया। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आपने कभी इस बारे में अपने किसी कॉलीग से बात की? नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा था किससे कहूँ, क्या कहूँ। वो आदमी इतनी बड़ी पोजीशन पे था, उस पे इल्जाम लगाने से भी डर लगता था। एक्चुअली साहस बटोरने में थोड़ा वक्त लग गया मुझे। देर हो गई मुझसे। आपके पति जानते थे इस सब के बारे में? हाँ। समझ में नहीं आता क्या करूं। बहुत गंदा लगता है जब वो छूता है। तुमने अपने सीनियर्स को बताया? नहीं, किससे कहूं, क्या कहूं? तुम ही बताओ, किसको बताओ? तुम्हारे कलीग्स क्या कहते हैं? मैंने किसी से ये बात शेयर नहीं की, लेकिन ऐसा लगता है जैसे सब जानते हैं, सबकी नजरें देखती हैं, जानती हैं, क्योंकि वो किसी के भी आगे छूने से नहीं डरता। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने ग्रुप हेड या फिर कंपनी के सीईओ से कंप्लेंट करनी चाहिए। ओके। नम्रता। ओके, कल शाम को मेरे घर पे पार्टी है और तुम्हें आना है। सॉरी अशोक, कल से मेरी इवनिंग शिफ्ट शुरू है। नो 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 एक्सक्यूजेस। अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए चली आओ, बाद में ऑफिस चली आना। ओके, गुड, बाय। ब्रिलियंट नम्रता, ग्रेट वर्क। थैंक यू सर। नम्रता, कल आ रही हो ना? कहाँ? अरे अशोक ने तुम्हें बताया नहीं कल उसके घर में पार्टी? बताया था, लेकिन कल से मेरी इवनिंग शिफ्ट शुरू है। कैसी बात कर रही हो तुम? अशोक को बहुत बुरा लगेगा, वो तो तुम्हारा दीवाना है। I mean, तुम्हारे काम का। नहीं सर, मैं नहीं आ पाऊंगी। थोड़ी देर के लिए आ जाना, उसके बाद वहीं से ऑफिस चली जाना। तुम नहीं आओगी तो अशोक को बहुत बुरा लगेगा। ठीक है सर, मैं थोड़ी देर के लिए आ जाऊंगी। तो तुम पार्टी में गई? जी, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। बहुत डिस्टर्ब थी, कंफ्यूज थी मैं। सोच रही थी शादीशुदा आदमी है, एक पत्नी है, एक बच्चा है उसका। एटलीस्ट अपने घर पे तो ऐसा कुछ नहीं करेगा। अशोक, You look beautiful. तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम कितनी खूबसूरत हो। अशोक, what do you think you're doing? तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी मैं। इतना होने के बाद भी तुमने किसी से कुछ नहीं कहा? मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं उससे डिस्टेंस मेंटेन करूंगी। अशोक सर आपको बुला रहे हैं। कह दो मैं बिजी हूँ। हाय नम्रता। अच्छा मुझे आर्टिकल खत्म करना है। नम्रता, अभी इसी वक्त मुझे मेरे कैबिन में आके मिलो। आपको जो काम है फोन पर ही बोल दीजिए, मैं इस वक्त फ्री नहीं। उससे दूर रहने का उल्टा ही असर हुआ। मतलब? मेरे आर्टिकल्स रिजेक्ट होने लगे। तुम्हारे आर्टिकल्स तो मुझ तक पहुंचे ही नहीं। तुम्हारे आर्टिकल्स हमारे स्टैंडर्ड के नहीं होंगे, इसलिए अशोक ने आशुतोष को नहीं भेजे होंगे। तुम एक काम क्यों नहीं करती, बात कर लो एक बार अशोक से। ये तो होना ही था। हाँ, इसके पहले भी कई इंटर्न अशोक के इसी बर्ताव की वजह से जॉब छोड़ के जा चुकी है। साफ साफ कहो राकेश,
तुम कहना क्या चाहते हो? बस इतना समझ लो कि तुम अकेली नहीं हो और तुम पहली भी नहीं हो। देखो, तुम अगर उन सब की तरह चुप रहोगी तो ये सब चलता रहेगा। यू मस्ट कन्फेस। आज तक 50 आर्टिकल्स लिख चुकी हूँ, जिनमें से 25 से भी ज्यादा पब्लिश हुए हैं। यहाँ तक कि उनकी बायलाइंस तक नहीं चेंज की गई। और अब कहते हैं कि मेरा काम अवेकन के स्टैंडर्ड का नहीं है। May I come in? कौन सा आर्टिकल अवेकन के स्टैंडर्ड का है और कौन सा नहीं, ये मैं तय करता हूं। आई होप ये बात तो तुम अब तक भूली नहीं होगी। अभी कुछ ही दिन पहले आपने मुझको जूनियर्स को ट्रेन करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। तब में और अब में मेरे काम के स्टैंडर्ड में ऐसा क्या फर्क पड़ गया है? शायद वो मेरी गलती थी। और कुछ कहना है? क्यों मिलना है सीईओ से? कुछ जरूरी बात करनी है। बट व्हाट इज द मैटर? वो बेवजह किसी से नहीं मिलते हैं। मुझे कुछ पर्सनल बात करनी है। ठीक है, मैं उनको इन्फॉर्म करता हूँ। लेट्स सी। थैंक यू। हेलो। सीईओ आनंद सर ने 3 अक्टूबर का अपॉइंटमेंट दिया है, वो भी सिर्फ 20 मिनट के लिए। थैंक्स। कृष्णा, दूध पी लो। नम्रता, जस्ट रिलैक्स। सीईओ को जाकर बताओ क्या क्या हुआ है। हो सकता है उन्हें अशोक पुरोहित की इन हरकतों के बारे में कुछ जानकारी ना हो सकता है आज तक इस बारे में ऊपर तक किसी ने कोई शिकायत ही ना की हो। क्या हुआ मम्मा? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ। तुम दूध पियो और पूरा दूध खत्म कर लो। हाँ? तो आप सीईओ से मिले, क्या बताया? सब कुछ जो अब तक हुआ था वो सब कुछ, ऑफिस में, केबिन में, पार्टी में, अशोक के घर के किचन में, वो बात बेबात छूना, वो हैरेसमेंट। कहा कि पार्टी के बाद से मैंने उससे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया था और उसके बाद अचानक मेरे आर्टिकल्स रिजेक्ट होने शुरू हुए। कहा था कि इससे पहले मेरी बायलाइंस तक चेंज नहीं होती थी और अब मेरा काम अवेकन के स्टैंडर्ड का नहीं रहा। तो क्या कहा सीईओ ने? May I come in, sir? यस यस, कम इन। मैं जानता हूं तुम किस बारे में बात कर रही हो, पर समझने की कोशिश करो। किसी भी आदमी की फीलिंग्स रिजेक्ट होंगी तो रिएक्ट तो करेगा। मैं समझी नहीं सर, आप कहना क्या चाहते हैं? अशोक लव्स यू। सर मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, एक बच्ची है मेरी। मिस्टर अशोक भी शादीशुदा है, बीवी है, बच्चा है उनका। इतना भी नहीं जानते वो कि प्रोफेशनल एथिक्स क्या होता है? इतना नहीं समझते कि कहाँ पे लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं? सर और मैं आपसे उनकी शिकायत करने आई हूँ और आप मुझे ये बता रहे हो कि वो मुझे चाहते हैं। नम्रता, डोंट गेट वर्क्ड अप। आपस में बात करो, कंप्रोमाइज कर लो। अशोक बहुत अच्छा आदमी है, इज अ वेरी नाइस मैन। और प्यार की कोई उम्र थोड़ी ना होती है। और ये सब मैं तुम्हारे फायदे के लिए कह रहा हूँ। वर्क आउट थिंग्स विद हिम। मैडम, अशोक सर ने आपको अर्जेंटली बुलाया।
मुझे कल तक तुम्हारा रेजिग्नेशन चाहिए। क्यों? कल तक। पर क्यों? बिकॉज यू आर नॉट गुड एट योर वर्क। मैं रिजाइन नहीं करूंगी। तुम्हें जो करना है तुम कर लो। नम्रता, सुमित तुमसे बात करना चाहता है। किस लिए? वो तो वही तुम्हें बताएगा। ये क्या है? रिलीविंग लेटर। मुझे जॉब से रिलीव किया जा रहा है? यस। क्यों? मेरी गलती क्या है? पढ़ लो, लिखा है लेटर में। We are sorry to inform you that your services are no longer required at the office of Awaken. We find your working standards not up to the mark. That is said at our publication, and we hereby terminate your services. नम्रता, बस बहुत हो चुका। यूं चुप चुप रहना, घुट घुट कर जीना, कब तक इस तरह हताश होकर बैठी रहोगी? एक एनजीओ है जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस को लेती है। तुम जाकर उनसे मिलो, अपनी बात कहो, केस फाइल करो, हम मिलकर लड़ेंगे। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। नम्रता, मुझे सारी डिटेल्स चाहिए, हर दिन, तारीख के साथ, कब क्या हुआ, कब कब तुम्हें मानसिक या तनाव से गुजरना पड़ा, एवरी सिंगल ट्रॉमा, यू अंडरस्टैंड, सब कुछ। अगर डायरी की तरह लिखोगी तो और भी बेहतर होगा। मैं कोशिश करती हूँ। मैं सलाह दूंगी, तुम किसी काउंसलर से और मेडिकल प्रैक्टिशनर से मिलो। मुझे लगता है यू नीड हेल्प। मैंने जहाँ भी काम किया ईमानदारी से किया, आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। ये पहली बार था, पर मेरी बात सुनने के बजाय मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। पहले मैंने सोचा चलो अच्छा है, मैं छूट गई, अब तकलीफ कम हो गई। लेकिन दिन रात घर में बैठे बैठे दिमाग में वही ख्याल चलते रहते, आंखों के सामने वही सब। आखिर मेरी गलती क्या है? नम्रता,
तुम अपने पीरियड्स मिस कर रही हो? इसे एमनोरिया कहते हैं, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसकी कई वजह हो सकती हैं, लेकिन आपके केस में इसकी वजह स्ट्रेस और इमोशनल एफेबल हो सकता है। मैं कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रही हूँ, यू विल फील बेटर। देखो, मैं तो इतना ही कहूंगी कि फाइट, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसे इग्नोर मत करो, लड़ो, लेकिन ख्याल रहे कि उसका असर तुम्हारी सेहत पर नहीं होना चाहिए। ज्यादा हो गया आपके पास कंप्लेंट दिए हुए। नम्रता, मुझे तुमसे और तुम्हारे पति से बात करनी है। उनसे क्या बात करनी है? मैं हूं ना, मुझे बताइए। फिर भी मैं चाहती हूँ पति की मौजूदगी में मैं एक बार आप दोनों से बात करूँ। अब बात क्या है ये तो बताइए। देखो नम्रता, सेक्सुअल हरासमेंट का केस इतना आसान नहीं होते। धीरे धीरे हौसला टूटता है परिवार की ओर से और पति की तरफ से दबाव आने लगता है। फिर औरतें केस वापस ले लेती है और फिर हमारे पास भी कोई चारा नहीं होता सिवाय पीछे हटने के। मैं अपनी लड़ाई लड़ सकती हूँ और मैं लड़ूंगी भी। फिर भी मेरी एक रिक्वेस्ट है, हस्बैंड के साथ आइए, हम मिलकर बात करते हैं। मैं अपनी पत्नी के साथ हूं, हर हाल में, हर लड़ाई में। खुशी हुई ये बात सुनकर। अब आप ही बताइए क्या करें, कैसे आगे बढ़ें? लेबर कमीशन में केस कब तक फाइल करना है? एक प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली मैं आपको निराश नहीं करना चाहती थी। सोचा था कि आपके पति आएंगे ही नहीं, सो मुझे कुछ आपको बताना ही नहीं पड़ेगा। देखिए तनुजा जी, आप साफ साफ कहिए, प्रॉब्लम क्या है? देखिए, अवेकन एक बहुत बड़ी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे लड़ पाना बहुत मुश्किल है, जीत पाना नामुमकिन, खास करके केस जब सेक्सुअल हैरेसमेंट का हो। ये अब पता चल रहा है आपको? देखिए, मेरा काम है आपको एडवाइस करना। आप ये जान लीजिए, इस केस का रिजल्ट एक ही होगा, उनकी जीत और आपकी हार। बेहतर यही होगा कि आप सब कुछ भूल जाइए। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वैसे वैसे आपके साथ जो हुआ आप सब कुछ भूल जाएंगे। लड़ने की कोशिश करेंगी तो आप टूट जाएंगे। अवेकन की ताकत का अंदाजा आपको नहीं है। अरे बहुत पावरफुल मीडिया ग्रुप है तो क्या हुआ, वो कुछ भी करेंगे और बचकर निकल जाएंगे। हम लड़ेंगे नम्रता, तुम लड़ोगी। कितने दिन कितने महीने मुझे पता नहीं, लेकिन तुम हौसला मत टूटने देना। उन्हें जो करना है करने दो, लेकिन तुम चुपचाप नहीं सोओगी। अवेकन कोई छोटी मछली नहीं है, एक शार्क है, और कोई छोटा मोटा अखबार भी नहीं है, एक रेप्यूटेड मीडिया हाउस है। तुम्हें तो पता ही नहीं कि कहां कहां उनके कनेक्शंस हैं। न्यूज़ बिजनेस इनके इशारों पर चलता है। संजीव दा, वैसे तो आप मुझे इंस्पायर करते हो, आज डिस्करेज कर रहे हो? नहीं नहीं, डिस्करेज नहीं, फैक्ट बता रहा हूं। नहीं दादा, जो भी है मैं तब तक लड़ूंगी जब तक वो अपनी गलती मान नहीं लेती। वो मुझे इसलिए काम पे से नहीं निकाल सकते क्योंकि मैंने उनकी ब्यूरो चीफ के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट की है।
विमेंस ग्रुप के चीफ को मैं जानता हूँ, तुम उनसे कांटेक्ट करो। ओके, नंबर दीजिए। मैडम ने आपको बुलाया। तो उन्होंने कहा कि तुम इनकॉम्पिटेंट हो। हाँ, लेकिन मैं नहीं मानती। मैंने अवेकन में 3 महीने तक काम किया है और इन 3 महीनों में मेरे 25 से भी ज्यादा आर्टिकल्स अवेकन में पब्लिश हुए हैं और अब उन्हें पता चल रहा है कि मेरा काम अवेकन के स्टैंडर्ड का नहीं था। जाहिर सी बात है, तुमने कंप्लेंट की सेक्सुअल हैरेसमेंट की और उन्होंने ये एक्शन लिया। जी हाँ, ऐसा ही हुआ था। तुमने सीईओ से भी कंप्लेंट की थी? जी। अवेकन में सेक्सुअल हैरेसमेंट का सेल है? होगा तो भी पता नहीं, कहीं पे कोई नोटिस नहीं था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। ठीक है, सबसे पहले सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए अशोक पुरोहित के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो, उसके बाद कार्रवाई हम शुरू करेंगे। ओके, लेकिन एफआईआर दर्ज होगी? ऑफ कोर्स होगी, क्यों नहीं होगी। तुम कभी डिसअपॉइंट मत होना। इन द मीन टाइम मैं रिपोर्टर्स एसोसिएशन से भी बात करती हूँ। साइमल्टेनियसली तुम लेबर कमीशन में इस इलीगल टर्मिनेशन के खिलाफ केस दर्ज करो। थैंक यू सो मच, आपसे मिलकर लड़ने की ताकत मिली, वरना मुझे लगा था यहाँ पर भी वही सुनने को मिलेगा। वो बहुत ताकतवर लोग हैं, उनसे लड़ना बेमतलब है। ताकतवर लोगों से लड़ना अक्सर बेमतलब ही लगता है। वो एक राक्षस और हम छोटे से इंसान। लेकिन डेविड और गोलायत की कहानी हम सब ने सुनी ही है। तो तुम हो वो नम्रता दास? जी। मैंने सुना उस घटना के बारे में। उस घटना के बारे में? आपने मेरे केस के बारे में सुना है? हाँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने तो कोई कंप्लेंट नहीं लिखवाई। पुलिस और प्रेस अजीब रिश्ता है इनका। अब आपके अवेकन में क्राइम रिपोर्टर्स तो हैं ही, वो हमसे खबर लेते तो कभी कभी हम भी उनकी सुन लेते। मैं उसी केस की कंप्लेंट कराने आई हूँ। ठीक है, मैं स्टेशन इंचार्ज से कंप्लेंट डायरी में नोट करने को कहता हूँ। मैडम, आप अपने हस्बैंड को साथ लेके आ सकती हैं? क्यों? सेक्सुअल हैरेसमेंट मेरे साथ हुआ है, मैं आई हूँ यहाँ कंप्लेंट लिखवाने, फिर आपको मेरे हस्बैंड की क्या जरूरत है? नहीं, मैं तो इसीलिए कह रहा था ताकि आपको वो अजीब सा न लगे बयान देते हुए। नहीं, मुझे अजीब नहीं लगेगा। मैं बोल सकती हूँ, मेरे साथ क्या क्या हुआ ये बता सकती हूँ। अजीब तो मुझे अशोक पुरोहित की हरकतों से लगा था, जिसकी कंप्लेंट दर्ज करवाने में यहाँ आई हूँ। आप दर्ज कर सकते हैं कंप्लेंट? जब भी मौका मिलता था, कहीं भी, कभी भी, किसी के भी सामने छूता था, मैंने ऑफिस में साड़ी पहनना बंद कर दिया, क्योंकि उसका हाथ कभी भी कमर पे चला जाता। मेरा हाथ पकड़ना या मेरे शोल्डर पे हाथ रखना जैसे उसकी आदत सी बन गई थी। दिस इज फॉर यू। वाह, इतना बड़ा पीस। हाँ, मैं चाहती हूँ कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग बनो, है ना? यस, स्ट्रॉन्ग। खाओ। यू नो कैजाद, हमारी सोसाइटी में, इस पुरुष प्रधान समाज में, जहाँ पे सत्ता पुरुष के हाथ में होती है, माता पिता के लिए बेटा पहले आता है और बेटी बाद में। एक माँ अपनी बेटी को जिंदगी की हर मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार करती है और बेटी को कहती है किसी से लड़ना मत। इसके चलते बेटों को मिलती है बेहतर एजुकेशन, बेहतर खाना, बेहतर परवरिश, ताकि उनमें जीने की ताकत और हौसला बरकरार रहे। और बेटियों को क्या कहा जाता है? जोर से हंसो मत, जोर से बात मत करो, शर्माओ, मुस्कुराओ, नाजुक कली सी बनी रहो। तुम्हें पता है,
वो इंस्पेक्टर भी कह रहा था कि कंप्लेंट लिखवाने के लिए अपने पति को साथ मिला। क्यों? क्योंकि औरत सह नहीं सकती। आखिर उसने कंप्लेंट लिखने के लिए भी एक लेडी ऑफिसर को ही बुलाया। तुम हाईली एजुकेटेड हो, तुम में सोचने की, संघर्ष करने की ताकत है। वैसे एजुकेटेड ना होने के भी अपने ही फायदे होते हैं। कोई आवाज ही नहीं उठाता, ताकतवर बना रहता है, और शोषित संघर्ष होता ही नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्व। ये तो सिर्फ स्टेशन डायरी में एंट्री है, एफआईआर नहीं दर्ज की है उन्होंने। मुझे कहा कंप्लेंट लिखवाने के लिए, मैंने लिखवा दी। मधुसूदन सन। ऑफिसर, मिसेस नम्रता दास ने जो कल कंप्लेंट लिखवाई थी सेक्सुअल हैरेसमेंट की अगेंस्ट अवेकन न्यूज़पेपर, उसकी तो सिर्फ डायरी एंट्री हुई है, एफआईआर नहीं। ऐसा हुआ क्या? यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। मुझे तुरंत एफआईआर कॉपी चाहिए। मैं विमेंस ग्रुप से कविता सन्याल बोल रही हूँ। यस मैडम, मैं अभी चेक करता हूँ और उसकी कॉपी आपको भिजवाता हूँ। थैंक यू। एफआईआर रजिस्टर हो जाएगी, यू डोंट वरी अबाउट दैट। तुम एक काम करो, तुम रिपोर्टर्स एसोसिएशन की कोऑर्डिनेटर देविका कुमारी से मिल लो। मैंने उन्हें इस केस के बारे में सब कुछ समझा दिया था। थैंक यू कविता जी, थैंक यू सो मच। और लेबर कमीशन में केस दर्ज करवाना है, फॉर दैट वी नीड टू फाइंड यू अ लॉयर। ओके। तुमने आवाज उठाई, ये अच्छा किया। थैंक्स, सुनकर अच्छा लगा। तुम सीईओ आनंद शर्मा से मिली थी? जी। एक काम करो, एक फॉर्मल लेटर लिखो ग्रुप हेड ब्रायन डिसिल्वा को। उस लेटर में ये जरूर मेंशन करना कि तुम सीईओ से मिली थी, और ये भी लिखना कि तुम्हें गैर कानूनी तरीके से नौकरी से निकाला गया। ओके। मैं भी एक फॉर्मल लेटर लिखूंगी उन्हें। ये कहूंगी कि तुम्हारे इस कंप्लेंट पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करें। थैंक्स। डियर सर, लेटर हमारे एसोसिएशन की मेंबर मिसेस नम्रता दास की शिकायत के संदर्भ में उन्होंने ब्यूरो चीफ अशोक पुरोहित के खिलाफ ऑफिस में ड्यूटी के समय सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया है। मिसेस दास का कहना है कि उन्होंने इस बारे में सीईओ मिस्टर आनंद शर्मा से शिकायत की, पर उनकी शिकायत के चंद दिनों बाद ही उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया और वजह बताई गई कि वो इनकॉम्पिटेंट है। हमें जानकर अफसोस होता है कि एक अनुभवी पत्रकार को, जिसके कई सारे आर्टिकल्स आपके न्यूज़पेपर में पब्लिश हो चुके हैं, उन्हें ही इनकॉम्पिटेंट कहकर जॉब से निकाला गया। इससे जाहिर होता है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले को दबाने के लिए यह कार्रवाई की गई है। हम आपको एडवाइस करते हैं कि आपके ऑफिस में एक सेक्सुअल हैरेसमेंट सेल को तुरंत कॉन्स्टिट्यूट किया जाए और मामले की जांच पड़ताल हो। हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप पीड़ित को न्याय दिलवाने में हमारा सहयोग करेंगे। डियर मैडम, सबसे पहली बात मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मिसेस नम्रता दास को ब्यूरो चीफ अशोक पुरोहित ने टर्मिनेट नहीं किया। मैंने सीईओ की हैसियत से उन्हें टर्मिनेट किया है, ना कि अशोक पुरोहित के कहने पर। दूसरी बात, मिसेस नम्रता दास की शिकायत का मैंने खुद जवाब दिया है। तीसरी और सबसे ज़रूरी बात,
मिसेज नम्रता दास ने मुझसे मिस्टर अशोक पुरोहित के खिलाफ कभी भी सेक्सुअल हैरेसमेंट की कोई कंप्लेंट नहीं की, ना ही ऑफिस के किसी कर्मचारी से। ये आरोप मिसेज दास ने नौकरी से निकाले जाने के 3 महीने बाद किसी दुर्भावना से किया है। हमारा लिविंग लेटर उनकी शिकायत से 3 महीने पहले उन्हें मिल चुका था, जिसमें स्पष्ट उल्लेख था कि वो इनकम्पिटेंट है। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी कंपनी को सेक्सुअल हैरेसमेंट सेल की ज़रूरत है, ऐसा मुझे नहीं लगता। अगर ये होता भी तब भी मिसेज दास पर कार्रवाई की जाती। उनके सारे आरोप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति और एक प्रतिष्ठित अखबार को बदनाम करने की सोची समझी साजिश है। हम ये भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि आपकी एसोसिएशन से सेक्सुअल हैरेसमेंट सेल के संबंध में हम किसी तरह का पत्र व्यवहार नहीं करना चाहते, क्योंकि ऐसी किसी एसोसिएशन को कोई अधिकार नहीं है कि वो हमें ये बताए कि हमें क्या करना ज़रूरी है और क्या नहीं। That's it. मैं इस मामले को ऊपर तक ले जाऊंगी। तुमने कोई वकील तय किया? बहुत से लोगों से बात की, लेकिन अवेकन के खिलाफ केस लड़ने के लिए कोई तैयारी नहीं होता। मैं ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क से बात करती हूँ। बेहतर है कि हम जल्द ही सेक्सुअल हैरेसमेंट सेल कॉन्स्टिट्यूट करें, कहीं मामला इतना आगे ना बढ़ जाए कि जवाब देना मुश्किल हो। एक काम करते हैं, अरुणिमा को सेल का हेड बना देते हैं। ओके, फाइन। आज से तुम सेक्सुअल हैरेसमेंट सेल की हेड हो। यस सर। और जो भी स्टाफ मेंबर होगा तुम्हारी हेल्प करेगा। ओके। नम्रता दास ने लेबर कमीशन में उसे जॉब से निकाल देने के खिलाफ केस दर्ज किया है। हमें उस बारे में सोचना चाहिए। लीगल टीम को इन्फॉर्म करो। ओके। हियरिंग की कोई तारीख तय हुई है? नहीं, अब तक तो नहीं, लेकिन पुलिस स्टेशन से कई बार फोन आ चुके हैं। किस लिए? यही नम्रता ने अशोक के खिलाफ FIR दर्ज किया है। बकवास है, सब बकवास है। ऐसे अरे गहरे लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, और ऐसी बकवास शिकायतों का जवाब देने का वक्त किसके पास है? देविका मैम ने आपके बारे में बताया। तो आप मेरा केस लड़ेंगे? जी जी हाँ। देखिए, आप दबाव में आकर हाँ मत कहिए, क्योंकि अवेकन एक बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है तो, लेकिन मैं आपका केस लड़ूंगा। श्यामल जी, मुझ में हिम्मत है लड़ने की, लेकिन कभी कभी मैं भी कमजोर पड़ जाती हूँ। मुझे भी हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए किसी से, इसलिए आप प्लीज दबाव में आकर हाँ मत कहिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं केस लड़ूंगा, हम मिलकर लड़ेंगे। कैजाद, ये केस तो चलता रहेगा और मुझे बार बार हियरिंग्स के लिए भी जाना पड़ेगा। मैं सोच रही थी मैं कोई फ्रीलांस जॉब एक्सेप्ट कर लूं। अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, बिजी रहोगी तो फाइट करने के लिए ताकत भी मिलेगी। मम्मा, आप इससे से फाइट कर रहे हो? नहीं बेटा। तो पापा ने बोला कि आपको फाइट करने के लिए ताकत चाहिए। नहीं बेटा, वो कुछ इश्यूज है जो सेटल करने हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अब खाना खाओ। गुड मॉर्निंग देविका जी। गुड न्यूज, अवेकन ने एक सेक्सुअल हैरेसमेंट सेल कंस्टिट्यूट किया। ये तो वाकई एक गुड न्यूज है। सारा श्रेय तो तुम्हारा है, तुमने आवाज उठाई, इसलिए अवेकन जैसी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को भी ये कदम उठाना पड़ा। चलो, एटलीस्ट उन्होंने कोई कदम तो उठाया। अब मैं उन पर दबाव डालूंगी कि तुम्हारी केस पर कार्रवाई करें। शायद वो ऐसा नहीं करेंगे। शायद क्यों, वो ऐसा करना ही नहीं चाहेंगे। हमारा काम है कोशिश करते रहना। मैं अभी लेबर कमीशन के ऑफिस जा रही हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।
इनका आरोप है कि नौकरी से निकाले जाने की वजह सेक्सुअल और प्रोफेशनल हैरेसमेंट है। सर ये आरोप बेबुनियाद है। सच बात तो यह है कि मिसेस नम्रता दास प्रोबेशन पर थी और इनकॉम्पिटेंट थी, इसी वजह से उनको सर्विसेज से टर्मिनेट किया गया। सर मिसेस नम्रता दास के रिकॉर्ड्स देखिए, उनके कई आर्टिकल्स अवेकन में छपे, इसके बावजूद उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो अपने काम में सक्षम नहीं थी। सर ये जो प्रोफेशनल और सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस लगाए गए हैं, ये इन्होंने नौकरी से निकाले जाने के 3 महीने बाद लगाए हैं। ये एक सोची समझी साजिश है। इस सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस किसी थाने में दर्ज है? जी सर, ये रही एफआईआर की कॉपी। इन्वेस्टिगेशंस कहाँ तक पहुंचे? अभी जारी है सर। रिपोर्ट अभी तक नहीं है? नहीं सर। इस मामले का हल आपसी समझौते से भी तो निपटाया जा सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप इंटरनल इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाकर इस मामले का हल भी तो ढूंढ सकते हैं। सर बातचीत और समझौते की बात तो तब हो सकती है जब इनकी कोई मांग जायज हो। सच बात तो यह है कि इस महिला के सारे आरोप बदले की भावना से लगाए गए हैं। इनके जॉब पर निकाले जाने के बाद ये सब हो रहा है। सर कोई भी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी एम्प्लॉय कोई डिसीजन मेकिंग के लिए फोर्स नहीं कर सकता, और बेसलेस आरोपों के आधार पर हम किसी रेप्यूटेड इंसान को कटघरे में नहीं खड़ा रख सकते। सर पुलिस की तहकीकात के बाद ही इस केस की अगली सुनवाई होगी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। पुलिस कछुए की चाल से चल रही है, इन्वेस्टिगेशन बहुत स्लो है। जाके पता करें ऐसा क्यों है। चलिए। देखिए मैम, हम अवेकन ऑफिस कई बार जाके आए, लेकिन हर बार यही जवाब मिला कि अशोक पुरोहित ऑफिस में है ही नहीं। अब एक अखबार के ब्यूरो चीफ को हम पुलिस थाने भी तो नहीं बुला सकते, लेकिन मैं उनसे कहा तो है कि जितनी जल्दी हो सके वो मुझसे कांटेक्ट करें। पहली बात, नम्रता हमारे ऑर्गेनाइजेशन की अब एम्प्लॉय नहीं है। पर कभी तो थी। आप एक एक्स एम्प्लॉय के सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस पर जांच नहीं करेंगी? आई एम सॉरी देविका, बट इट्स जस्ट एन आफ्टर थॉट, और ये बाद में की गई बहुत ही सोची समझी साजिश है। पर उसने जॉब से निकाले जाने से पहले सीईओ से शिकायत की। इस ऑफिस में ऐसा एक भी एम्प्लॉय नहीं है जिसे नम्रता ने कभी भी कोई भी बात की हो। एक ऑनेस्ट रेप्यूटेड सीनियर में इस तरह इल्जाम लगाना, आई एम सॉरी बट आई कैन कंसिडर दिस। एफआईआर दर्ज करवा के 1 महीना हो चुका है। मुझे यकीन है कि इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई करने में आपका स्टाफ कतरा रहा है। एक्चुअली कविता जी, बात यह है कि मामला चाहे ईव टीजिंग का हो या फिर औरतों के खिलाफ कोई और जुर्म हो तो हमारा स्टाफ हैंडल कर सकता है, पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला ऐसा मामला है कि उस लेवल में केस की गहराई तक जाने के लिए हमारा स्टाफ इक्विप नहीं होता। आखिर ये एक शिकायत है एक औरत की एक मर्द के खिलाफ, तो जाहिर है कि कोई गवाह तो सामने आएगा नहीं। मैं समझ सकती हूँ, आप सबके लिए ये औरत के हाथ का एक हथियार है जिसे वो अपने मतलब के लिए यूज करती है। ये धारणा जरूर है हमारे समाज में, हमारे सिस्टम में, हमारी सोसाइटी में, पर मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं इससे रिलेटेड अधिकारियों से जरूर बात करूंगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे जी। उनसे कहिए कि मामले को जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेट करवाएं। श्योर मैम। थैंक यू सर। हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर अवेकन ऑफिस में कोई भी सामने आकर बात करने को तैयार नहीं। आखिरी बार जब हम उनके पास गए तो उन्होंने हमारे हाथ में एक लेटर रख दिया। देखिए, नम्रता दास के सारे आरोप बेबुनियाद हैं। आप समझते क्यों नहीं ऑफिसर? उस औरत ने नौकरी से निकाले जाने के बाद कंप्लेन दर्ज की है। ऐसा तो कोई तभी करेगा ना जब उसे कोई हिसाब बराबर करना। हम मिस्टर पुरोहित से बात करना चाहते हैं। देखिए, वो इस वक्त मीटिंग में बिजी है, फिर अभी के बाद। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सबसे सीनियर जर्नलिस्ट कभी भी ऐसी ऊंची हरकत नहीं कर सकते। कल को कोई भी कुछ भी आरोप लगा दे तो क्या हम अपने सीनियर जर्नलिस्ट को आपके सामने सवाल जवाब करने के लिए बैठा देंगे?
उस इंसान की इज्जत का उसके इस ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूशन का कोई मोल नहीं है। देखिए, हम दूसरे कर्मचारियों से भी बात करना चाहेंगे। देखिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे सारे एम्प्लॉय अशोक पुरोहित की बहुत इज्जत करते हैं और कोई भी उसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता। सो प्लीज़, आप बेवजह अपना वक्त बर्बाद करेंगे। सर 50 से ज्यादा कर्मचारियों के दस्तखत के लेटर दिए उन्होंने। उन सभी का कहना है कि अशोक पुरोहित को झूठे आरोपों में फंसाया गया। आप ही बताइए हम क्या करें। मैं अभी वो लेटर आपके पास भिजवाता हूं। दबाव में आकर सिग्नेचर्स किए होंगे। आखिर अवेकन में काम करते हुए कौन उनसे दुश्मनी मोल लेना चाहेगा? कौन अपने करियर को दांव पे लगाना चाहेगा? ये बात तो मैं भी दावे के साथ कह सकती हूँ। मैं भी पहले अपने करियर के डर से चुप रही थी। आज मैं जब भी किसी फ्रीलांस वर्क के लिए जाती हूँ या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाती हूँ, मेरा नाम सुनते ही गर्दनें मुड़ जाती हैं। सब मुझे देखना चाहते हैं, जैसे कि मैं कोई अजूबा हूँ। खुसफुसाहट शुरू हो जाती है। अचरज होता है ये जानकर। जर्नलिज्म का मतलब है सच की तहकीकात करना और फिर उस सच को आम जनता के सामने रखना। लेकिन यहाँ होता यह है कि सुनी सुनाई बातों को सच माना जाता है, गॉसिप को सच माना जाता है। हम समाज को सच का आईना दिखाने वाले लोग ऐसे सच को सच मान के समाज के सामने रखते हैं जिससे हमारी तरक्की हो, हमारा भला हो, हमारी जिंदगी आसान हो। मुझे ये देखकर ना ही कोई शर्म आती है, ना ही कोई अचरज होता है कि अवेकन जैसे अखबार से एक भी शख्स सच बोलने की हिम्मत नहीं रखता। कोई अशोक के खिलाफ कुछ भी कहना नहीं चाहता। ये जान के ना ही अब मुझे कोई सदमा पहुंचता है और ना ही कोई दुख होता है। मम्मा, मुझे ये ग्रामर समझ में नहीं आता, प्लीज हेल्प करो ना। 1 मिनट बेटा, सिर्फ 1 मिनट। हाँ ओके। अच्छा देखो, बिगिन प्रेजेंट टेंस है। मतलब जैसे मम्मा आपसे कहती है कि कृष्णा अभी अपना होमवर्क करना शुरू करो, इसका मतलब होता है कृष्णा बिगिन योर होमवर्क नाउ। और बिगैन होता है पास्ट टेंस। कृष्णा बिगैन अ होमवर्क 1 hour ago, मतलब कृष्णा ने 1 घंटे पहले अपना होमवर्क शुरू किया। तो मम्मा बिगिन बिगन क्या होता है? बिगन मतलब जैसे मम्मा सुबह 5 बजे उठी और मम्मा ने आपका ब्रेकफास्ट बनाना शुरू कर दिया, तो होता है मम्मा हैज बिगन हर वर्क, मतलब मम्मा ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। तो मम्मा बिगन में क्या फर्क है? 1 मिनट, इतना लिखो, मैं अभी आती हूँ। गुड आफ्टरनून कविता जी। एक खुशखबरी है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन अब आईपीएस रैंक के ऑफिसर्स को सौंप दिया गया है। थैंक गॉड, अब इन्वेस्टिगेशन फास्ट होगी। एब्सोल्युटली। अब हम कह सकते हैं द बैटल हैज बिगन। दिखाओ। मम्मा, ये बिगनिंग का मतलब क्या होता है? बेटा, बिगिनिंग का मतलब होता है शुरुआत। चलो ये वाली लाइन लिखो अभी। You may go, please. बकवास है, एकदम बेबुनियाद बात है। अगस्त 2002 में आपके घर एक पार्टी हुई थी जिसमें नम्रता दास मौजूद थी। हाँ, उस पार्टी में मैंने ऑफिस के सभी लोगों को इनवाइट किया था, तो जाहिर सी बात है नम्रता भी होगी। और आपके बर्ताव की वजह से वो अचानक पार्टी छोड़ के चली गई। एकदम झूठ। उस औरत ने आप लोगों से जो कुछ भी कहा है बिल्कुल झूठ है। देखिए, मैं इस ब्यूरो का चीफ हूँ
और चीफ होने के नाते ये मेरा काम है कि मैं अपने जूनियर्स को अच्छे से अच्छा काम करने के लिए एनकरेज करता रहूं और अपने स्टाफ का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए उन्हें थोड़ा सा बूस्ट करना कोई जुर्म तो नहीं है। और इसीलिए मैंने नम्रता के काम को भी आगे बढ़ने का मौका दिया, उसके कुछ आर्टिकल्स को छापा भी, और आज मेरी मेहरबानियों को मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल करके वो मुझ पे आरोप लगा रही है। कौन थी, किस लायक थी, उसे आता क्या था? नम्रता उस दिन पार्टी से इसलिए जल्दी चली गई थी क्योंकि उसकी इवनिंग शिफ्ट थी, और ये बात उसने पार्टी से एक दिन पहले मुझसे कही थी। क्या आपने कभी भी मिस्टर अशोक पुरोहित को मिसेस नम्रता दास के साथ कोई ऐसी पहल करते देखा जो कि गलत हो? आई मीन बेवजह छूना? जी नहीं, अशोक को मैं बरसों से जानता हूँ। वो निहायत ही कल्चर और शरीफ आदमी है, औरतों की बहुत इज्जत करता है। नो, नेवर। नम्रता ने कभी भी सेक्सुअल हैरेसमेंट की कोई शिकायत नहीं की, और सच तो यह है कि अशोक पुरोहित के बारे में कभी कोई बात ही नहीं हुई। हाँ, वो अपसेट थे कि उसके आर्टिकल रिजेक्ट हो रहे थे। मैंने उससे कहा कि अवेकन के स्टैंडर्ड के नहीं होंगे तो नहीं छपेंगे। तो आपका कहने का मतलब यह है कि मिसेस नम्रता दास ने आपसे अपॉइंटमेंट लिया, वो आपसे मिलने आई, और मिलने के बाद उन्होंने आर्टिकल नहीं छपने की शिकायत की आपसे। आपने कहा वो इनकॉम्पिटेंट है। कभी इस बारे में मेमो भेजा आपने उन्हें? इतने अधिकार हैं मेरे इस ऑर्गेनाइजेशन में कि जो अंडर परफॉर्म कर रहा है उसे मैं निकाल सकता हूँ। मिस्टर शर्मा, मिसेस नम्रता दास ने सिर्फ मिस्टर अशोक पुरोहित को ही टारगेट क्यों किया? वो आपसे किसी और की भी शिकायत कर सकती थी, बट व्हाई इज शी टारगेटिंग मिस्टर अशोक पुरोहित? साजिश है, एक रिप्यूटेड ब्यूरो चीफ और कंपनी को बदनाम करने की साजिश, और मेरा यकीन है इसमें लेबर यूनियन इन्वॉल्व है। हमारा उनसे विवाद चल रहा है, उन्हें मौका मिला हिसाब बराबर करने के लिए, उन्होंने नम्रता को मोहरा बनाया और लेबर कमीशन जाने के लिए उकसाया। दैट्स इट। मिस्टर नितिन कुमार, आप स्पोर्ट्स सेक्शन संभालते हैं? जी सर। क्या नम्रता ने आपसे कभी भी मिस्टर अशोक पुरोहित के इस सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में बात की? जी सर। पर इस लेटर पर आपके भी सिग्नेचर, इसमें लिखा है कि अवेकन एम्प्लॉयज के मुताबिक मिस्टर अशोक पुरोहित पर लगे सारे इल्जाम झूठे हैं। आप भी उनमें से हैं जिन्होंने मिस्टर अशोक पुरोहित के कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर दस्तखत किए। मजबूरी थी, करियर की फिक्र थी। सच कहूं तो इस लेटर पे क्या लिखा है हमें नहीं मालूम था, वो जस्ट साइंड इट। लेकिन नम्रता ने इस बारे में मुझसे और राकेश सिन्हा से बात की थी। राकेश सिन्हा करंट अफेयर सेक्शन में। इनफैक्ट मैंने ही नम्रता से कहा था कि कन्फ्रंट करो। हम दोनों को ही नहीं बल्कि सबको मालूम था कि नम्रता के साथ हो क्या रहा है। वो सबकी आंखों के सामने उसे छूता था, कहीं भी हाथ लगाता था। नम्रता वाकई ना समझती, जो उस आदमी को काफी देर से पहचान पाई। स्टेटमेंट देने से पीछे तो नहीं हट जाओगे? नहीं सर, अब नहीं। मिस्टर राकेश सिन्हा, नम्रता ने आपसे और नितिन से बात की थी? जी हाँ सर, बात की थी, और तब मैंने उससे कहा था कि उससे पहले भी अशोक पुरोहित के इसी बर्ताव की वजह से और भी कई 10 जॉब छोड़ के जा चुकी है। स्टेटमेंट दोगे या फिर मुकर जाओगे? डेफिनेटली दूंगा सर। नम्रता काम में काफी अच्छी थी सर। काश आप में से उसके साथ तब कोई खड़ा होता जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। इस बात का अफसोस है सर, और हमेशा रहेगा। लेकिन अब यह गलती दोबारा नहीं होगी। थैंक यू सर। कुछ साल पहले जाके खोदिए, अशोक पुरोहित के कैरेक्टर का असली सर्टिफिकेट मिलेगा। हालांकि वो मैटर कभी रिपोर्ट नहीं हुआ। बंगलुरु के हमारे हर सोर्स, हर खबरी को काम पे लगा दो। पता करो कि इस अशोक पुरोहित के साथ क्या हुआ था, कब और क्यों। यस सर। इनफैक्ट ये पूरा वाकया मैं अपने कलीग से सुना था।
क्या सुना था आपने? देखिए, उस लड़की की शादी हो चुकी है, घर बस गया है। आप उसका नाम तो नहीं उछालोगे ना? विश्वास रखिए, ऐसा कभी नहीं होगा। कुछ साल पहले वो इंटर्न के तौर पे यहाँ ज्वाइन हुई थी। कितने साल पहले? तकरीबन 5 साल। वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्या है ये? हाँ? व्हाट? क्या हुआ? बेवकूफ हूँ, दूध पीती बच्ची हूँ, कब से देख रही हूँ, कभी यहाँ हाथ लगाना, कभी वहाँ छूना। क्या लगता है तुम्हें कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि तुम्हारी नीयत क्या है? इंटर्न हो ना, अपने करियर में आगे बढ़ना है या नहीं? एक्सक्यूज मी, गो टेक अ वॉक। तुम होते कौन हो? मैं वो हूं जो अगर तुम्हारी जिंदगी बना सकता है तो बर्बाद भी कर सकता है। अच्छा, अब तुम मेरी जिंदगी बनाओगे? एक्चुअली अशोक को अंदाजा ही नहीं था कि उसने किस चीज को न्योता दे दिया है। क्यों? ऐसा क्या हुआ था? का मंगेतर था वो। उसने अशोक की बहुत पिटाई की। स्टाफ मेंबर के दिल में अशोक के लिए कोई सिंपैथी नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि जो कुछ हो रहा था सब ठीक हो रहा था, वो इसी के लायक था। इस बात की किसने रिपोर्ट नहीं की? कौन करता? इस घटना के बाद अशोक काफ़ी दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट था। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद वो मुंबई शिफ्ट हो गया और कोई नहीं चाहता था कि ये मामला और उछले, क्योंकि खामखा कंपनी की बदनामी होती। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अच्छा, मैंने सुना है उन्होंने अशोक पुरोहित की जिंदगी का कोई गड़ा मुर्दा बाहर निकाला है। कोई और भी लड़की थी जिसे उसने हरास किया था? हाँ, हालांकि वो बात तो दबा दी गई। उन्होंने बाहर ही नहीं आने दी होगी, जैसा मेरे केस में हुआ। एक रेपुटेड मीडिया हाउस है, कौन पंगा लेगा? और तुम्हें तो पता ही नहीं कि अशोक पुरोहित है क्या चीज़। अच्छे से जानती हूँ दादा कि वो क्या चीज़ है। एक लिच्चड़ आदमी जिसका हाथ लड़की देखी नहीं कि लपलपा जाता है। नहीं, वो बात नहीं कह रहा हूँ। बहुत ही रईस खानदान से है वो, बड़ी इज्जत है उनकी, दूर दूर तक कनेक्शंस हैं। दादा, अमीर और ताकतवर लोगों को लगता है ये दुनिया उनके बाप की जागीर है। उसमें नया क्या है? हमारे देश में इन अमीर बाप के बेटों की कमी है क्या? अच्छा दादा, चलती हूँ, कोर्ट जाना है। आज तो तारीख नहीं है ना? कोशिश तो कर ही सकती हूँ। अगर मैं ही थक के बैठ जाऊंगी तो मेरे लिए कौन दौड़ेगा? ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मेरे पास कंप्लेंट की कॉपी है। एक मिनट, आपका केस तो लेबर टर्मिनल में ट्रांसफर कर दिया गया है। ओह, मतलब? लेबर कमीशन में केस 1 साल तक रहता है, फिर भी केस पेंडिंग रहे तो उसको टर्मिनल में ट्रांसफर कर देते हैं। अब आपकी सुनवाई वहीं पे होगी। कहीं भी हो, हमारे लिए लड़ाई उतनी मुश्किल रही। पहली सीढ़ी चढ़ गए, केस छोटे कोर्ट से बड़े कोर्ट में ट्रांसफर हो गए, जहाँ सारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हैंडल किए जाते हैं। कितना वक्त लगेगा सुनवाई में? हम कोशिश करेंगे सुनवाई जल्द से जल्द हो। सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना है, बस इतना पता है। मम्मा, आप नाराज हो? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। आपको ऐसा क्यों लगा? ऐसे ही आप नाराज लग रहे हो। नहीं बेटा, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। नम्रता,
तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मुझे भी तुम्हारे ऑफिस में आकर अशोक की धुलाई करनी चाहिए थी? नहीं कैजाद, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। शायद उसे तुरंत राहत मिल जाती, तुम्हें लगता कि इंसाफ हो गया, इतनी लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत ना होती। कैजाद, मुझे किसी को नीचा दिखाने में या किसी का अपमान करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं कोई बदला नहीं ले रही हूँ। इट्स नॉट एन आई फॉर एन आई। मुझे सिर्फ मेरा आत्मसम्मान वापस चाहिए। ये मेरे आत्मसम्मान की लड़ाई है। जैसे अगर वो मुझे ये कहते कि मुझे काम से निकाल रहे हैं इसलिए कि काम कम है, मैं समझ जाती। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मैं इनकम्पिटेंट हूँ सिर्फ इसलिए कि गंदे आदमी के घिनौने हरकतों की मैंने शिकायत की। ये गलत है। ये तो कायरो वाली बात हुई ना। अरे आप में हिम्मत नहीं है कि आप सच का सामना करो, आप सच को न्याय दिलाओ, गलत को सही करो। नहीं होगी, मुझ में है। मैं करूंगी, मैं लड़ूंगी अपने आत्मसम्मान के लिए। केस अब ट्राइब्यूनल में है और मेन बहस इस बात की है कि क्या मेरा टर्मिनेशन जायज था या नहीं। नहीं था, गलत था मुझे काम से निकालने का तरीका। और ये बात मैं उनसे मनवा के रहूंगी। मिसेस नम्रता दास के आरोप बेबुनियाद नहीं है और ना ही इसमें कोई सोची समझी साजिश है, और यही बात मैंने अपने रिपोर्ट में लिखी है। वही देख रही हूँ। उनके साथ सेक्सुअल और प्रोफेशनल हैरेसमेंट दोनों ही हुए हैं, ये बात सच है। और नौकरी से निकाला जाना गैर कानूनी था। माफी चाहता हूँ, रिपोर्ट सबमिट करने में देर हो गई, लेकिन रिपोर्ट सबमिट करने से पहले मैं हर पहलू को परख लेना चाहता था। थैंक यू सो मच मैम। माय प्लेजर। अब उम्मीद की जा सकती है कि केस की सुनवाई होगी। हम दबाव डाल सकते हैं। मुझे खुशी हुई ये जानकर कि मेरे दो कलीग्स राकेश सिन्हा और नितिन कुमार मेरी मदद करने के लिए तैयार हैं। वो विटनेस बनकर आएंगे ना? मैं बात करके देखती हूँ। हम दोनों को ये लगता है कि नम्रता के मामले में इंटरनल इंक्वायरी होनी चाहिए। नम्रता को टर्मिनेट करते वक्त नहीं हुई थी, लेकिन इसके बाद बात इतनी बढ़ने के बाद इंक्वायरी होनी ही चाहिए थी। राकेश और नितिन, तुम दोनों जानते हो कि बात लेबर कमीशन तक पहुंच चुकी है और इस केस के सिलसिले में अवेकिन ने एक स्टैंड लिया है, तो बिल्कुल सही है। और हम ऑफिशियली अनाउंस कर चुके हैं कि नम्रता ने सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात किसी से नहीं की, जो कि सफेद झूठ है। तुम दोनों काम किसके लिए करते हो? अवेकन के लिए या फिर नम्रता के लिए? सर, कॉन्शियस अबव कन्वीनियंस, ये मोटो साफ साफ बड़े शब्दों में अवेकन में लिखा हुआ है और जो हमने नहीं लिखा है। इसी कॉन्शियस से अगर काम किया होता तो शायद बात इतनी आगे तक बढ़ती नहीं थी। नम्रता ने आपसे अपॉइंटमेंट ली थी, मुझे पता। उसने बात की थी हमसे और हमने हमारी आंखों से देखा है कि सबके सामने मिस्टर अशोक नम्रता के साथ कैसा व्यवहार करते थे। और ये कोई पहला केस नहीं है, इसके पहले भी कई इंटर्न्स मिस्टर अशोक के इसी बर्ताव की वजह से जॉब छोड़ के जा चुकी हैं। ये और बात है कि उनमें हिम्मत नहीं थी, लेकिन नम्रता में थी सच बोलने की हिम्मत। एंड आई एम सॉरी टू से सर, लेकिन आप में भी ये कहने की हिम्मत नहीं है कि नम्रता ने जब आपसे सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेन की उसके बाद ही उसे नोटिस दिया गया। सर, ये सुमित सर ने भेजा। सर, ये सुमित सर ने भेजा। जब भी जहां भी जरूरत पड़ेगी हम आएंगे और बयान भी देंगे। और होपफुली हम लोग मुंबई में हो जब तुम्हें हमारी जरूरत पड़े। थैंक्स।
रियली। इसमें थैंक्स की क्या बात है नम्रता? वैसे भी अब हम अवेकन के कैद से आजाद है। कब तक बर्दाश्त करते उस गंदगी को? You can only lose something that you have, but you cannot lose something that you are. एक हाथ टोल का एक फेमस कोट है। पर केस तो नम्रता के लीगल टर्मिनेशन का है। हाँ, पर बात तो उठेगी ना। सॉल्यूशन क्या है? अगर बात बहुत पर्सनल लेवल तक पहुंच जाए तो मानहानि का दावा कर सकते हैं। सुनवाई कल से शुरू होगी। नम्रता, मैं चलूं तुम्हारे साथ? अरे नहीं बाबा, तुम्हारा काम नहीं सफर होना चाहिए, मैं अकेले संभाल लूंगी। और वैसे भी मुझे पता है तुम हमेशा मेरे साथ हो। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट मामा। थैंक यू बेटा। चलो ये लो। चलो। बाय। सर, पुलिस इन्वेस्टिगेशन से बात सामने आई है कि मिसेस नम्रता के आरोप निराधार नहीं है। उनका सेक्सुअली और प्रोफेशनली हैरेसमेंट किया गया है। उन्हें टर्मिनेट भी किया गया तो बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी इंक्वायरी के। मिसेस दास ने सारे वाक्य की जानकारी रिटर्न कंप्लेंट के तौर पर ग्रुप हेड को दी थी, जिसमें इस बात का भी साफ साफ जिक्र था कि उस दिन सीईओ के साथ मीटिंग में क्या क्या हुआ। लेकिन इस बात का जवाब बड़ी ही गैर जिम्मेदारी से दिया गया। कहा गया कि उनके सारे आरोप झूठे हैं और ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश है, और इसी इलीगल टर्मिनेशन को हमने चुनौती दी है। मेरी ट्राइब्यूनल से विनती है कि इसे वर्क्समैन इलीगल टर्मिनेशन का केस माना जाए और मिसेस नम्रता को योग्य राहत दी जाए। आपने इस रिटन इलीगल टर्मिनेशन के आरोप को ही चुनौती दी है और किसी तरह के समझौते से भी इनकार किया है? सर, पहली बात तो यह है कि मिसेस नम्रता दास का टर्मिनेशन का जो फैसला है वो उनके अपॉइंटमेंट लेटर के क्लॉजेस के हिसाब से बिल्कुल सही है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि मैनेजमेंट को पूरा अधिकार है कि वो किसी भी अपॉइंटी को कभी भी टर्मिनेट कर सकता है अगर उसका काम सब स्टैंडर्ड है तो, या उनके किसी भी कार्य से ऑर्गेनाइजेशन की प्रतिष्ठा को नुकसान हो। मिसेस दास को काम से निकाले जाने का कारण उनकी इनकॉम्पिटेंसी है। इस बात को नोट किया जाए कि जब तक मिसेस नम्रता दास नौकरी पर थी उस दौरान किसी भी तरह की शिकायत नहीं दर्ज हुई, यहाँ तक के सेक्सुअली या प्रोफेशनली हैरेसमेंट का केस तक नहीं हुआ। लेकिन उनके नौकरी से निकलने के ठीक 3 महीने बाद ये कंप्लेन लेटर मिला। ये क्लियरली आफ्टर थॉट है सर। ये एक रिपोर्ट है उनके चीफ रिपोर्टर ने दी है जो उनके परफॉर्मेंस के बारे में ये कहती है कि उनका परफॉर्मेंस अवेकन के स्टैंडर्ड का था ही नहीं। उनका काम सब स्टैंडर्ड था और कोई वजह नहीं थी कि उन्हें नौकरी पर रखा जाए। सर, मैंने अवेकन में जून 2002 से लेकर जब तक मुझे नौकरी से निकाला नहीं गया था तब तक काम किया है। मेरे 25 से भी ज्यादा आर्टिकल्स इस न्यूज़पेपर में पब्लिश हुए हैं, जैसे मैंने लिखे थे उन्हीं शब्दों में। यहाँ तक कि उनके बायलाइंस भी चेंज नहीं किए गए। और इस दौरान मुझे कभी ये नहीं कहा गया कि मेरा काम सब स्टैंडर्ड है। चीफ रिपोर्टर की रिपोर्ट तब आई जब मैंने सीईओ से हैरेसमेंट की शिकायत की। मैं सीईओ से मिली थी सर, उन्हें ये बताने के लिए कि मेरे आर्टिकल्स रिजेक्ट किए जा रहे हैं जबकि वो अच्छे हैं, और मैंने वजह भी बताई थी। लेकिन जो भी उन्होंने कहा काफी शर्मनाक था। सर, मेरे जो आर्टिकल्स रिजेक्ट कर दिए गए हैं, अगर आप उन्हें देखेंगे तो आपको पता चलेगा। सेम सब्जेक्ट पे दूसरे करस्पॉन्डेंट्स ने रिसर्च की और उनके आर्टिकल्स पब्लिश किए गए। अगर मैं अपने जॉब में इनकम्पिटेंट होती तो ऐसा होता। अचानक मुझे कहा गया कि मेरे आर्टिकल सब स्टैंडर्ड है और तुरंत मुझे काम से निकाल दिया गया। आपने श्री अशोक पुरोहित के खिलाफ जो इल्जाम लगाए हैं, क्या उसका जिक्र आपने कभी अपने किसी कलीग के साथ नहीं किया? किया था। मेरे 2 कलीग्स मिस्टर राकेश सिन्हा और मिस्टर नितिन कुमार को मैंने बताया था। उन्होंने मुझे ये तक कहा था कि इससे पहले भी कुछ इंटर्न्स ने अशोक पुरोहित के बिहेवियर की वजह से अपनी जॉब छोड़ी थी। सुनी सुनाई बातों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। क्या आपके पास कोई ठोस सबूत है? सर, राकेश सिन्हा और नितिन कुमार ने इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज को बयान दिए हैं। उन दोनों के सिग्नेचर्स उस लेटर पर है जिसमें यह लिखा गया है कि मिसेस नम्रता दास के लगाए हुए आरोप बेबुनियाद है, और उसके बाद वही लेटर पुलिस को दिया गया। सर, दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। पुलिस तहकीकात करने पहुंचती है, उन्हें एक लेटर दिया जाता है और तहकीकात रोक दी जाती है। सर, उसके बाद तहकीकात तब शुरू होती है
जब एक आईपीएस रैंक के ऑफिसर को एक केस सौंपा जाता है। सर, इससे पहले के पुलिस अधिकारियों पर अवेकन जैसी बड़ी कंपनी का इतना ज्यादा दबाव था कि वो तहकीकात कर ही नहीं पाए। सर, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एम्प्लॉयज ने किस दबाव में आके सिग्नेचर किए होंगे। अवेकन में सेक्सुअल हैरेसमेंट सेल था ही नहीं। जब मिसेस नम्रता दास ने न्याय के लिए हर संभव प्रयास किया, हर दरवाजा खटखटाया, तब जाके अवेकन में सेक्सुअल हैरेसमेंट सेल को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। योर ऑनर, अवेकन का ब्यूरो चीफ होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं हमारे यहाँ पब्लिश होने वाले हर आर्टिकल की क्वालिटी पे नजर रखूं। हमारे चीफ रिपोर्टर ने कई बार मेरा ध्यान इस बात की तरफ खींचने की कोशिश भी की कि इनके आर्टिकल्स में गलतियां थी, फैक्चुअल भी और ग्रामेटिकल भी। मेरा काम है गलतियों को ठीक करना और अपने नीचे काम करने वाले लोगों को अच्छे से अच्छा काम करने के लिए एनकरेज करना, और साथ ही साथ मुझे ये भी जज करना पड़ता है कि हमारे यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज में से कौन आगे बढ़ने के लायक है और कौन नहीं। अब जहां तक मिसेस नम्रता दास का सवाल है, तो जब से ये हमारे ऑफिस में आई, ये एक बहुत ही इनकॉम्पिटेंट एम्प्लॉय थी और ये उन एम्प्लॉयज में से थी जिनके काम के सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं थी। योर ऑनर, जो सेक्सुअल हरासमेंट का इल्जाम इन्होंने मुझ पे लगाया है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। दरअसल ये मुझसे और मेरी कंपनी से बदला लेने के लिए ऐसा बेतुका और घटिया इल्जाम हम पे लगा रही है। एक इंसान जिनके ज्यादातर आर्टिकल्स छपे, वो आपकी नजर में इनकॉम्पिटेंट है और उनमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। क्वालिटी और क्वांटिटी में बहुत फर्क होता है। चीफ रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक मिसेस नम्रता दास की इनकॉम्पिटेंसी के 2 कारण थे। उन्होंने उतने आर्टिकल्स फाइल नहीं किए जितने उन्हें करने चाहिए थे, यानी कि कम क्वांटिटी, और दूसरी तरफ खराब क्वालिटी। तो एक तरफ कम काम और दूसरी तरफ सबस्टैंडर्ड काम। हाँ, हो सकता है। और चीफ रिपोर्टर की रिपोर्ट की वजह मिसेस नम्रता दास की आपके खिलाफ शिकायत नहीं थी और आपके बर्ताव में ऐसा कुछ भी नहीं था जिस पर उंगली उठाई जा सके। आप मेरे रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं। योर ऑनर, मेरे इतने लंबे करियर में आज तक कभी भी किसी ने मुझ पे कोई आरोप नहीं लगाया। पहली बार मेरे करियर में किसी फीमेल एम्प्लॉय ने मुझ पे इतना घटिया इल्जाम लगाया है। अशोक पुरोहित और अवेकन ने मानहानि का केस किया है, वो भी बेंगलुरु में। उनका हेड ऑफिस वहीं पर है, मतलब बेंगलुरु जाना पड़ेगा। मानहानि और कॉन्स्पिरेसी का मुकदमा है, आपको एक और वकील करना होगा। मुंबई से बैंगलोर, बैंगलोर से मुंबई, यहाँ का ट्राइब्यूनल और वहाँ का हाई कोर्ट। मुझे दोनों जगह मौजूद रहना होगा। जी, करना तो होगा, लड़ाई आपकी है। नम्रता जी, आज हियरिंग नहीं है, उनका एडवोकेट किसी और केस में बिजी है। कब तक होगी सुनवाई? पता नहीं, उस जज का ट्रांसफर हो गया, अब अगले जज के अपॉइंटमेंट तक राह देखो। और क्या? Hello. Yeah, Namrata Das here. Thank you so much, but I'm really sorry. मैं फिलहाल सिर्फ फ्रीलांस काम कर रही हूँ।
नहीं नहीं, सच। बिकॉज केस के सिलसिले में मुझे कभी मुंबई जाना पड़ता है तो कभी बेंगलुरु। मैं कमिट नहीं कर पाऊंगी। थैंक्स। हो गया बैग पैक? मम्मा आपको पता है आज हमारे स्कूल में ऐसे कंपटीशन है। अच्छे से लिखना। ध्यान लगा के, सोच समझ के, सब्जेक्ट कौन सा मिला है वो समझ लेना, ठीक है? एक अच्छी खबर है, सुनवाई फिर से शुरू हो रही है। एक नया जज आया है। ये तो अच्छी बात है, सुनवाई दोबारा शुरू हो रही है। आगे देखते हैं। बाय। मैं अवेगन में पिछले 8 सालों से काम कर रही हूँ और मिस्टर अशोक पुरोहित को मैं बहुत ही अच्छी तरह से जानती हूँ। वो एक बेहद ही शरीफ इंसान है और बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल भी। मुझे नहीं लगता नम्रता दास के आरोपों में कोई सच्चाई है। इस बात में जरा भी संदेह नहीं है कि मिसेस नम्रता दास को जॉब से निकालने की वजह उनका सबस्टैंडर्ड काम था। और रहा सवाल मिस्टर अशोक पुरोहित का, तो उन्हें मैं बरसों से जानता हूँ। मिसेस नम्रता तो क्या, वो किसी भी महिला के साथ ऐसी घटिया हरकत कर ही नहीं सकते। सो मिस्टर आनंद शर्मा, आप मिसेस नम्रता दास से एक ही बार मिले? यस, पर मैं ये बात जानता था कि कोई उनके काम से खुश नहीं था। ये आपको कब पता चला? रेगुलर बोर्ड मीटिंग्स में ब्यूरो चीफ और चीफ रिपोर्टर्स के साथ ये बात डिस्कस होती थी। तो क्या आपने कभी भी इस बारे में कोई मेमो इशू किया? नहीं, कोई जरूरत नहीं थी। मिसेस दास प्रोबेशन पर थी, इसलिए इनफॉर्मली डिसीजन लेने में हमें कोई मुश्किल नहीं हुई। सर, पहली बात, मिसेस नम्रता दास प्रोबेशन पर थी, इसीलिए कानूनन उन्हें वर्कमैन नहीं माना जा सकता। वो एक एम्प्लॉय नहीं थी, वो सिर्फ प्रोबेशन पर काम करने वाली एक रिपोर्टर थी। आप कहना क्या चाहते हैं? सर, मैं वही कहना चाहता हूँ कि ये केस लेबर ट्राइब्यूनल के ज्यूरिडिक्शन में आ ही नहीं सकता, क्योंकि मिसेस दास एम्प्लॉय थी नहीं और इसीलिए उन्हें वर्कमैन नहीं माना जा सकता। टू वेट, अगले जज के अपॉइंटमेंट तक और भी इंतजार कर रहे हैं। सर, पिछले आर्ग्यूमेंट में मैंने ये साबित कर दिया था कि कानूनन मिसेस दास को वर्कमैन नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो प्रोबेशनरी हैं और एम्प्लॉय नहीं। सर, मिसेस नम्रता दास एक वर्किंग जर्नलिस्ट थी। अगर इस एक्ट पर आप गौर करें, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि एक वर्किंग जर्नलिस्ट की डेफिनेशन है एक ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका काम जर्नलिज्म हो, वो चाहे होल टाइम हो या पार्ट टाइम, चाहे किसी भी एक अखबार के साथ या एक से अधिक अखबार के साथ, चाहे वो एडिटर हो या राइटर, न्यूज इंचार्ज या सब एडिटर, फीचर राइटर या कॉपी टेस्टर, रिपोर्टर या करेस्पॉन्डेंट, कार्टूनिस्ट या फोटोग्राफर। मिसेज नम्रता दास वर्कमैन ही है और ये ट्राइब्यूनल उनको वर्कमैन ही मानती है। ये वर्कमैन का आर्गुमेंट तो काम नहीं आया। हाँ, जज ने भी हमारे आर्गुमेंट्स डिसमिस कर दिए। ट्राइब्यूनल के जज की रूलिंग को चैलेंज कर सकते हैं, हाई कोर्ट में पिटीशन डालते हैं। मिसेस नम्रता दास इस एक्ट के मुताबिक निस्संदेह वर्कमैन ही है। इस केस की आगे की कार्रवाई फिर से ट्राइब्यूनल कोर्ट में ही होगी।
फिर रहा देखो, वो जज 2 साल के एक्सटेंशन पे थे, अब नए जज के आने का वेट करो। सर वो लेटर जिस पर अवेकन के एम्प्लॉयज के सिग्नेचर थे, उस पर मैंने दबाव में आके साइन किया था। मुझे तो ये भी नहीं बताया गया था कि उस पर क्या लिखा हुआ है। सर मैं अपनी तरफ से दावे के साथ कह सकता हूँ कि बाकी एम्प्लॉयज ने भी दबाव में आके ही साइन किया होगा। हो सकता है कि ये आपके साथ हुआ हो, बाकी लोगों के साथ नहीं। आप अपने बारे में बता सकते हैं पर सारे एम्प्लॉयज के बारे में नहीं। सर अगर एक एम्प्लॉय दबाव में आके दस्तखत कर सकता है तो इस बात की पूरी संभावना है कि बाकी एम्प्लॉय भी दबाव में आके दस्तखत कर सकते हैं। सर मेरी बाकी एम्प्लॉय से बात भी हुई है, लेकिन कोई भी ऑन रिकॉर्ड ये बात कहना नहीं चाहता। सर हम बात तो वही कर सकते हैं जो ऑन रिकॉर्ड है। सर ऑन रिकॉर्ड वो लेटर है जो ऑर्गेनाइजेशन ने इन्वेस्टिगेटर्स को भिजवाया था, जिसपे सारे एम्प्लॉयज के सिग्नेचर थे। सर उस एक लेटर की वजह से सारा का सारा इन्वेस्टिगेशन रोक दिया गया। सर ये एक तरह से तहकीकात रोकने के लिए दबाव तंत्र का इस्तेमाल करना ही है। हाँ, नम्रता दास के इनकॉम्पिटेंस के बारे में सुना था। आप सीईओ के पीए हैं? यस। कितनी बार मिले आप मिसेस नम्रता दास से? 3 बार, जब अपॉइंटमेंट हुआ था, दूसरी बार जब उन्हें सीईओ सर से अपॉइंटमेंट चाहिए था, और तीसरी बार जब उन्हें रिलीविंग लेटर दिया गया था। और मैं इस 3 मीटिंग में आपको पता चल गया कि मिसेस नम्रता दास अपने काम को लेकर कितनी इनकॉम्पिटेंट है। मैंने कहा ना कि ऑफिस में इस बारे में सुना था। सर मिसेस नम्रता दास ने जर्नलिज्म में डॉक्टरेट किया है। लगभग 12 साल का अनुभव है उन्हें अवेकन ज्वाइन करने से पहले। अवेकन में भी उनके आर्टिकल छपे और वहां से गैर कानूनी तौर पर निकाल दिए जाने के बाद भी लगभग 10 साल से वो एज अ फ्रीलांस जर्नलिस्ट काम कर रही हैं। सर ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो मिसेस नम्रता दास ने एज अ फ्रीलांस जर्नलिस्ट लिखे हैं और जो छपे हैं। सर मिसेस नम्रता दास कोई ऐसी वैसी रिपोर्टर नहीं है जिनके बारे में ये कहा जा सके कि वो अपने काम को लेकर सक्षम नहीं है या फिर इनकॉम्पिटेंट है। मम्मा ये ऐसे मैंने लिखा, देखो ना कैसा है। गुड, वेरी गुड। सच्ची में मम्मा? हाँ हाँ सच्ची मुच्ची। दिल्ली कॉरेस्पॉन्डेंट से कहो उस लड़की की फैमिली के हर छोटी बड़ी डिटेल चाहिए। आई थिंक वी शुड डू दिस स्टोरी इन द संडे एडिशन। रेप लॉस पर जमकर बहस छिड़ी हुई है, सेक्सुअल हरासमेंट, ईव टीजिंग। आई थिंक हमें इस पे कवरेज डालनी चाहिए। ग्रेट, पुट इट ऑन सेकंड पेज। नहीं, सेकंड पे नहीं, थर्ड पेज पे डालो। सेकंड पेज पे ढेर सारे फोटोग्राफ्स होंगे, देश भर में इतने कैंडल मार्च हुए हैं उनके। बाय द वे आज कैंडल मार्च है बांद्रा के पास, उसे कवर करो, वहाँ सेलिब्रिटीज आने वाले हैं। ट्विटर पर कौन क्या कर रहा है, रिपोर्ट इट। एक्यूज्ड, उनकी फैमिली बैकग्राउंड, उनकी हिस्ट्री, सब पर डिटेल आर्टिकल होनी चाहिए। आई थिंक उनमें से एक जुवेनाइल है। तो क्या हम टीम को सिंगापुर भेजें? ये आनंद ही डिसाइड कर सकते हैं। ओके, हियर्स द बजट प्लान। आखिर वो दिन आ ही गया। हाँ आखिर आ ही गया। रिजल्ट अगर तुम्हारे फेवर में ना आए तो टूट मत जा। नहीं कैसा, आई वोंट, प्रॉमिस। सन 2004 से अब तक दोनों पक्षों द्वारा दी गई सारी आर्गुमेंट्स मैंने पढ़ी। उन्हीं के आधार पर कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा है कि अवेकन इस ऑर्गेनाइजेशन ने मिसेस नम्रता दास के साथ अन्याय किया। जब सेक्सुअल हरासमेंट सेल था ही नहीं तो वो रिटर्न कंप्लेंट लेकर जाती कहां? 3 महीने बाद उन्होंने लिखित शिकायत दर्ज की। उस शिकायत को संदेह की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। अगर रिपोर्ट देर से भी दायर हुई तब भी उस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी। मिसेस दास के अनुसार उन्होंने वर्बली ये शिकायत सीईओ आनंद शर्मा से की। जाहिर है उन्होंने इनकार कर दिया और उन्होंने ये भी कहा कि कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं की गई। लेकिन लिखित कंप्लेंट चाहे 3 महीने बाद मिली, फिर भी अवेकन ने कोई कार्रवाई नहीं की, ना ही समस्या की जड़ तक पहुंचने की कोशिश की गई। उचित होता कि ब्यूरो चीफ मिस्टर अशोक पुरोहित से यह स्पष्टीकरण मांगा जाता
कि आखिर उनके खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट का केस क्यों लगा। मिसिस दास सीईओ मिस्टर आनंद शर्मा से मिली और कुछ ही दिनों बाद चीफ रिपोर्टर ने उनके खिलाफ इनकम्पिटेंसी की रिपोर्ट दर्ज कर दी। और मिस्टर आनंद शर्मा ने भी कहा कि उन्हें नौकरी से इसलिए निकाला गया कि वो कॉम्पिटेंट नहीं थे। ये साफ रूप से सामने आता है कि मिसिस दास के खिलाफ जो भी कार्रवाई हुई वो बहुत जल्दबाजी में हुई और उन्हें सफाई का कोई मौका नहीं दिया गया। आखिर मिसिस दास को नौकरी से निकालने की इतनी जल्दबाजी क्यों थी? मिसिस दास की योग्यता और उनकी कैपेबिलिटी पर उठाए गए सारे सवाल बेसलेस हैं। उनकी एजुकेशन, उनकी क्वालिफिकेशन और उनका अनुभव इस बात का सबूत है कि उन्हें नौकरी से निकाले जाना न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि उनके साथ अन्याय भी है। इससे स्पष्ट होता है कि निश्चय ही इसका कोई और कारण रहा होगा। मिसिस दास ने इतने वर्षों में जो यातनाएं सही, जो कष्ट उठाए, उन सब को देखते हुए यह अदालत ये फैसला सुनाती है कि मिसिस नम्रता दास को उनकी नौकरी पर रीइंस्टेट किया जाए और टर्मिनेट किए जाने से अब तक का वेतन दिया जाए। हर वक्त हर मुश्किल में मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नम्रता जी, शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए। आपने मुझ पर विश्वास रखा और आपके इस विश्वास ने मुझे खुद पर विश्वास करना चाहिए। बहुत थैंक यू नम्रता। लड़ाई तो तुमने लड़ी है इतने बरस, वो भी अकेले। कंग्रेचुलेशंस डियर। टू यू टू कविता जी। आप जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो ना कि सिर्फ प्रॉब्लम समझते हैं बल्कि उससे लड़ने की हिम्मत भी देते हैं। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू नम्रता। तुमने हिम्मत की और मसले को उठाया। ना सिर्फ इतना ही बल्कि न्याय मिलने तक लड़ने का हौसला रखा। आप सहारा देने के लिए हाथ नहीं बढ़ाती तो ये मुमकिन नहीं होता। मम्मा, ना आज आपका बर्थडे, ना मेरा और ना ही पापा का, तो फिर हमने केक क्यों काटा? बेटा, केक सिर्फ बर्थडे के दिन थोड़ी ना काटा जाता है। जिस दिन हम खुश उस दिन सेलिब्रेशन। हाँ, ये केक हम तीनों की खुशी के लिए है। मम्मा, पर आपने एक बात नहीं बताई, आप रोज कोर्ट क्यों जाती हो? बेटा, मैं जर्नलिस्ट हूँ ना, मुझे अपने आर्टिकल्स के लिए जाना पड़ता है। जब तू बड़ी हो जाएगी ना तो मम्मा तुझे कोर्ट रूम की एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाएगी। हाँ। Facts are many, but the truth is one. ट्रिब्यूनल कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। 26 फरवरी 2013 को हमारी संसद ने एक कानून पारित किया। इस कानून में किसी भी वर्क प्लेस पर काम करने वाली सभी महिलाएं, चाहे वो घर में काम करने वाली नौकरानियां हों या खेतों में मजदूरी करने वाली, इन सभी औरतों को यौन उत्पीड़न से यानी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट से सुरक्षा प्रदान की गई है। इस कानून के अनुसार ऐसे केसेस के लिए वर्क प्लेस पर ही एक कमेटी बनाकर 90 दिनों के अंदर उसकी सुनवाई की जानी चाहिए। ऐसा ना करने पर दोषी कंपनी को 50,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इस कानून का बार बार उल्लंघन करने पर सजा भी बढ़ सकती है और कंपनी का लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है। क्राइम पेट्रोल सलाम करता है उस औरत को जिसने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, उसके पति को जिसने इस लंबे संघर्ष में अपनी पत्नी का साथ दिया, और सलाम करता है उन सभी लोगों को, संस्थाओं को जिन्होंने एक बड़े मीडिया हाउस के सामने ना झुककर एक मिसाल कायम की। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने विवेक की आवाज सुनी और निजी सुविधा को महत्व नहीं दिया। कंसाइंस अबव कन्वीनियंस। शायद ताकतवर लोगों के खिलाफ खड़े होकर लड़ने की ऐसी कोशिशें बेमानी लगे क्योंकि वो आपका आसानी से दमन कर सकते हैं। उनके पास साधन, सुविधा और ताकत की कोई कमी नहीं होती और उनसे लड़ते लड़ते दबाव में आकर आम इंसान थक कर टूट सकता है। पर आज से 100 साल बाद भी डेविड और गॉलियत की कहानी दोहराई जाएगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सच का रास्ता कठिन जरूर है पर वो ही सही रास्ता है। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।